हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पेपर 2 सीटेड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें कथन है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह एक कुल सर्वत्र शांति के विचार के शासन का सिद्धांत बनाया। तो ये देखिए जो कथन है हमारा बिल्कुल सही है। फिर विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो ये समझ उसकी विकसित हुई जब उसने विचार विमर्श किया विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए जो भी लोग थे उनके द्वारा। तो यहाँ पर बात करें तो दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी भी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया था। तो देखिए बात करें अगर हम दिल्ली के सुल्तान हो या फिर मुगल काल में हो, जो श्रेणीबद्ध समाज है वो ज्यादा सरल नहीं हुआ था। तो ये कथन हमारा सही नहीं है। फिर जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो देखिए ये हमारा कथन सही है, जो जनजातीय समाज था वो असमान वर्गों में विभाजित नहीं था इस काल की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर ए गलत होगा किंतु बी सही होगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फिर एक बार हिस्ट्री से ही, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। तो बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ पर देखिए मुगल शासन भी कमजोर पड़ने लगा तो फिर बहादुर शाह जफर ने क्या किया, जो भी मुखिया थे शासक थे उनको चिट्ठी लिखकर ये बताया कि हम सब लोग मिलकर यहाँ पर बगावत करते हैं और अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने एक संघ बनाने का आह्वान किया था। फिर बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में यानी बदल दी। तो देखिए बहादुर शाह जफर भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए तैयार हुए 1857 की क्रांति के अंदर और दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व किया इस क्रांति का। तो ये भी जो हमारा कथन है वो यहाँ पर सही है, जिसे जो भी बगावत करने वाले थे उनके यहाँ पर रातों रात ही स्थिति बदल गई, यानी वो और भी समर्थन पाकर उन्होंने फिर 1857 की जो क्रांति थी उसको अंजाम दिया। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं और ए ने ही बी को क्या किया है, सुनिश्चित किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, औपनिवेशिक काल में के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, यानी 4 में से आपको बताना है कौन सा गलत है महिलाओं से रिलेटेड औपनिवेशिक काल में। तो यहाँ पर बात करें पंडित रामाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, तो ये हमारा सही है। लेकिन हमको क्या ढूंढना है, हमको गलत ढूंढना है यहाँ पर। और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को कानून बनवाने में मदद मिली, ये भी हमारा सही है। फिर विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, तो ये भी हमारा कथन सही है। और प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, तो ये जो कथन है ये हमारा गलत है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रार्थना समाज में न केवल हिंदू, उसके अलावा जो अदर भी ग्रंथ थे उन पर भी विचार विमर्श किया था, इसलिए यहाँ पर ये जो कथन है वो हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो तेलंगाना जो कि एक अब अलग स्टेट है, ये पहले किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तो आप सभी को पता है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। फिर 2 जून 2014 को इसको आंध्र प्रदेश से हटाकर एक अलग राज्य का, एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। यानी जो संचार माध्यम की सही भूमिका है एक लोकतांत्रिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी में, तो वो क्या होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। जो संचार माध्यम है उनको यहाँ पर समाचार के माध्यम से, यानी बेसिकली मीडिया का काम यहाँ पर पूछा गया है, तो समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना देनी चाहिए। फिर इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहिए। तो देखिए लोकतंत्र से ये रिलेटेड नहीं है, एडवर्टीजमेंट ये आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन इसको जनता से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी विज्ञापक के दृष्टिकोण को दिखाना आपका काम नहीं है। उसके बाद इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, तो ये कथन हमारा सही होगा। आपको हर एक पहलू पर बात करनी होगी, हर एक दृष्टिकोण पर
चर्चा करनी चाहिए इससे रिलेटेड, लोकतंत्र से रिलेटेड। तो ये आप यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है, ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण या जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। कौन सा विज्ञापन यानी कि रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, यही हमारा सही आंसर होगा। यानी ये विज्ञापन रूढ़िवादी, यानी ये रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। उसके अलावा चाय के विज्ञापन में माँ का सुबह चाय बनाया जाना, चाय बनाना, ये यहाँ पर रूढ़िवादी चित्रण है। उसके अलावा लिपस्टिक के विज्ञापन में महिला का मेकअप करना, ये भी एक रूढ़िवादी चित्रण है। और उसके अलावा गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा छोड़ा जाना, ये भी यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए लक्षणों के आधार पर आपको महाद्वीप की पहचान करनी है। यहाँ पर तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए 7 महाद्वीप हैं और सबसे बड़ा इसमें आता है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहीं से आपको क्लू मिल गया, दूसरा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। फिर इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है और हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर किसे कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर स्थित है, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है और सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है। तो बात करें अगर हम सौर मंडल की, तो देखिए बीच में यहाँ पर सूर्य होता है और उसके आसपास जो ग्रह हैं वो यहाँ पर चक्कर लगाते हैं और टोटल 8 ग्रह हैं जो यहाँ पर चक्कर लगाते हैं सूर्य के आसपास। तो देखिए सौर मंडल में जैसे जैसे सूर्य से आप दूर जाते जाएंगे तो यहाँ पर ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की जो अवधि है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जितना आप दूर होंगे सूर्य से उतना ही आपको टाइम लगेगा उसकी एक परिक्रमा करने में, एक परिक्रमण करने में। जैसे बुध सूर्य का जो परिक्रमण है वो करता है 88 दिन में, क्योंकि ये सबसे पास है सूर्य के। उसके अलावा जो दूर है पृथ्वी यहाँ पर 365 दिन में करती है, जो थोड़ी दूर है आप इसी प्रकार से जितना दूर जाएंगे परिक्रमा की जो अवधि है वो बढ़ती जाएगी। उसके अलावा ग्रहों द्वारा एक परिक्रमा करने की जो अवधि है घटती जाती है, तो ये सही नहीं होगा, घटेगी नहीं। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बुध यहाँ पर पहले ही है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य के नज़दीक है और शनि ग्रह जो सबसे बड़ा है वो बाद में है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो आकार है वो यहाँ पर घटता रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या हमको यहाँ पर देखने को मिलता, क्या कंडीशन देखने को मिलती। तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तो ये हमारा सही होगा। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती, तो हम सभी को पता है पृथ्वी एक टिल्ट है, यानी 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। और इससे क्या है कि जो प्रदीप्ति वृत्त है और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, जो कि अभी हमको अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। उसके अलावा प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, तो ये सही नहीं है। किसी देश विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, तो ये हमारा सही है, क्योंकि मौसम का जो परिवर्तन है बेसिकली अगर हम मौसम का परिवर्तन देखें तो वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना ही मौसम चेंज से रिलेटेड है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं जो हमारे पोलर रीजन है और सीधी किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा में, तो इसका कारण पृथ्वी का अपने अक्ष में झुका हुआ होना ही जैसा हम मौसम में चेंज देखते हैं। तो ये कोई भी मौसम में परिवर्तन नहीं होता अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती। फिर यहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी सही आंसर होगा ए और सी। तो ए और सी हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है। बेसिकली ये पूछा गया है आपसे, जो ग्राम पंचायत है उसका चयन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है 5 सालों के लिए। जो पंचायती राज की यहाँ पर बात की गई है, तो इसका जिक्र आपको मिलेगा आर्टिकल 40 में। उसके बाद जो 73वां संविधान संशोधन है, इससे पंचायती राज की जो शुरुआत है वो हमको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है। यानी पुलिस थाने का जो प्रभारी होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर।
देखिए होम इंस्पेक्टर नहीं होगा, पुलिस अधीक्षक नहीं होगा, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नहीं होगा, बल्कि स्टेशन हाउस अफसर कहते हैं पुलिस थाने के प्रभारी को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया। यानी 2005 में जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का यहाँ पर संशोधन किया गया तो क्या चीज उसमें ऐड की गई। देखिए इसमें जो ऐड किया गया वो महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार होना। यानी जो महिलाएं हैं उनका अपनी पारिवारिक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होगी, ये यहाँ पर 2005 के संशोधन में यहाँ पर मुहैया कराया गया। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हिंदू उत्तराधिकार में पहले से ही मौजूद थी, बाकी इसको बाद में ऐड किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। यानी अगर संविधान की जो व्याख्या है वो यहाँ पर करनी है तो वो किसके द्वारा की जाएगी, तो ये की जाएगी न्यायपालिका के द्वारा। और न्यायपालिका में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसे ही संविधान का रक्षक कहा जाता है। और संविधान की व्याख्या का जो अंतिम निर्णय होगा वो न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो ये जो देखिए अधिनियम है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसको किस लिए यहाँ पर किसे न्याय दिलाने के लिए लाया गया था। तो इसमें आपके होंगे जो आदिवासी हैं और जो दलित, यानी दलित थर्ड नंबर आपका सही होगा, आदिवासी और दलित। तो इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को यहाँ पर क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे हम क्या कहते हैं। यानी ऐसी एक राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार यहाँ पर हो, और इसे हम कहते हैं संघीय सरकार या संघवाद इसे ही कहा जाता है, जहाँ एक से ज़्यादा स्तर की जो सरकार है वो हमको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। आपको बताना है कौन सी जो नीति है वो यहाँ पर सामाजिक न्याय देखने को मिलता है। तो सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सामाजिक न्याय हो रहा है, क्योंकि हम जो दलित जाति के लोग हैं, उम्मीदवार हैं, उनको भी क्या दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं सरकारी नौकरियों में। और जैसा कि आप देखते हैं उनको आरक्षण प्राप्त भी होता है जो SC ST कैंडिडेट होते हैं उनको। उसके बाद न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, तो ये भी यहाँ पर कथन सही होगा कि इससे भी सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा कि जो न्यूनतम मेहनताना है वो हम तय करें। जो भी मजदूर हैं, मजदूर वर्ग है, दलित वर्ग है, उनके लिए हम न्यूनतम मेहनताना कानून भी पारित करें। तो यहाँ पर A और B दोनों आंसर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। यानी हमको नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा करनी है तो क्या बताना चाहिए, क्या केंद्रित करना चाहिए, यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर बताना चाहिए कि जो अगर हमको दिल्ली की वास्तुशैली बतानी है तो यहाँ पर कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, ये यहाँ पर हमको बताना चाहिए जो वास्तुशैली की अगर हमको चर्चा यहाँ पर करनी है। फिर है अगला क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। यानी जो इतिहास की शिक्षा दी जाती है, इतिहास का शिक्षण कराया जाता है, तो उसका जो उद्देश्य है वो किसमें केंद्रित होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ये केंद्रित होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो अगर हमको इतिहास का देखिए शिक्षण कराना है, शिक्षण का जो उद्देश्य है किसमें केंद्रित होना चाहिए कि हम उन मुद्दों की पहचान करें जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं और उन्हें उस इतिहास से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। और इस प्रकार का जो शिक्षण है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। यानी जो समसामयिक का मतलब जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं, करंट इशूज हैं, उनको यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है उनमें क्यों लाया जाना चाहिए। एज ए टीचर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको बच्चों को कैसे सामाजिक विज्ञान की जो क्लास लेनी है, सामाजिक विज्ञान की क्लास में किस प्रकार से करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करना है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, तो ये उद्देश्य बिल्कुल सही हो सकता है। जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, करंट के मुद्दे हैं, उनके प्रति इंटरेस्ट रहे बच्चों का,
और स्टूडेंट्स का, इसलिए यहाँ पर उन्हें कक्षा में लाना चाहिए जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं। उसके बाद यहाँ पर विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, और उस मुद्दे में क्या राय है उसमें एक डिबेट भी यहाँ पर होनी चाहिए क्लासरूम में, उसका विश्लेषण होना चाहिए और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए बेसिकली उस मुद्दे से रिलेटेड जो भी करंट का मुद्दा हो। उसके अलावा सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, तो ये यहाँ पर सही कारण नहीं हो सकता, क्योंकि एक हमें सनसनीखेज खबर नहीं देना बल्कि उसका विश्लेषण कराना है और साथ ही साथ उस मुद्दे के प्रति यहाँ पर इंटरेस्ट को बढ़ावा देना है। फिर है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, तो ये भी हमारा कथन सही होगा, क्योंकि जो परिसर का अधिगम है और जो बाहर की दुनिया है, दोनों को इन मुद्दों के द्वारा, इन करंट के मुद्दों के द्वारा यहाँ पर जोड़ दिया जाना चाहिए, और ये भी हमारा एक सही उद्देश्य हो सकता है इन समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा ए, बी और डी। तो ए, बी, डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएसटी सेक्शन से रिलेटेड, और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन के इस बुक का, जिसमें 3000 से ज़्यादा एनसीईआरटी और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये सभी सेगमेंट बाल विकास, हिंदी भाषा, इंग्लिश, गणित और ईवीएस से रिलेटेड हैं। तो आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।